नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं दो बड़ी खबरों के साथ। जी हां, ममता बनर्जी बंगाल में 8 चरण में चुनाव कराए जाने से खासी नाराज दिखाई दे रही हैं। दो बड़ी खबर, उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस आयोग के फैसले से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं यूपी में भी सियासी पारा चढ़ सकता है, ये दूसरी बड़ी खबर है। संत रविदास की 644वीं जयंती पर उनके जन्म स्थल पर धर्म और राजनीति का संगम देखने को मिलेगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव रविदास मंदिर में दर्शन के लिए वाराणसी आ रहे हैं और थोड़ी देर में प्रियंका गांधी वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करने वाले हैं और उसके बाद करीब 11 बजे वो आपको बता दें कि सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास की जन्मस्थली पर बने मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगी। और अब से थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव भी बनारस पहुंचने वाले हैं। आज की दो बड़ी खबरें, तस्वीरें आपके सामने रहेगी हमारी नजर। और आज की पहली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। चुनाव आयोग के 8 चरणों में चुनाव कराए जाने के फैसले पर सत्ताधारी टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने वही किया जो बीजेपी ने कहा। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावों के शेड्यूल का स्वागत किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने आयोग के फैसले को सही बताया है, तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी मांग पर ही चुनाव आयोग ने 8 चरणों में मतदान का फैसला किया, जिससे हिंसा मुक्त पोलिंग में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ चुनाव के ऐलान के 24 घंटे के भीतर ही बीजेपी के चुनावी रथ में तोड़फोड़ की खबर है। जी हां, कातपाड़ा इलाके में बीजेपी के चुनावी रथ पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহর কথাই হয়েছে যে তারা ইলেকশনটা করতে যাতে কোন কোন কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাবে, এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেব। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जी, ये हो सकता है कि उनकी ये अच्छा नहीं लगी हो, क्योंकि उन्हें ये अंदाज हो गए कि इस चुनाव में ज़्यादा हिंसा फैलने की गुंजाइश नहीं बचेगी, इसलिए उनको नाराज़गी स्वाभाविक है। लेकिन जब तक विपक्ष दल और खासकर कांग्रेस पार्टी के सवाल है, हम लोग गुहार लगे, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में मैं अपना क्षेत्र में 269 बूथ है जहां कोई एजेंट हम तैनात नहीं कर पाई, डर भयभीत की माहौल के चलते। इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये भले ही अच्छा न लगे, लेकिन हम चाहते हैं चुनाव में निर्बध, मतलब चुनाव बिना भयभीत ये चुनाव होना चाहिए। तो एक तरफ जहां बंगाल में चुनावों का ऐलान हो गया है, तो दूसरी तरफ हिंसा की खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं। बंगाल के कड़ापारा में बीजेपी दफ्तर में बने गोदाम में घुसकर पार्टी के मोबाइल प्रचार वैन में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बीजेपी ने तोड़फोड़ और हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। यह है बड़ी खबर। कल ही आप देख रहे हैं कि चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी का प्रचार रथ है उसमें जमकर तोड़फोड़ की गई है। ना सिर्फ तोड़फोड़ की गई है, बल्कि खबर यह भी है कि जमकर लूटपाट भी की गई है। और बीजेपी ने सीधा आरोप टीएमसी पर लगाया है। बीजेपी ने कहा कि गोदाम में घुसकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। देख रहे हैं कि आप हर विधानसभा में बीजेपी के रथ घूम रहे हैं। ये चुनाव प्रचार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन इसी रथ में तोड़फोड़ हुई है, शीशे तोड़े गए हैं और सीधा आरोप है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। अगर टीएमसी की तरफ ऐसा होता है तो आरोप बीजेपी पर लगता है, और बीजेपी की तरफ ऐसा होता है तो आरोप सीधा टीएमसी पर लग रहा है। पश्चिम बंगाल में इस बार आप देख रहे हैं कि यही सब कुछ दिखाई दे रहा है। तोड़फोड़, हत्या, हिंसा,
इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये वो बीजेपी का चुनावी रथ है। इसमें आप देख रहे हैं आगे का जो शीशा है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है और अंदर घुसकर इसमें लूटपाट भी की गई है। कुछ ऐसे सामान थे, बीजेपी का आरोप है कि उनको लूट लिया गया। ये तमाम बीजेपी के जितने रथ हैं, हमने आपको बोला था कि सोनार बांग्ला की शुरुआत बीजेपी की तरफ से की गई है और ये रथ जो हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां पर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ये जो खबर सामने आई है वो आपके सामने है कि इन रथों को निशाना बनाया गया। जी हां, इनको चोट पहुंचाई गई है, तोड़फोड़ की गई है। गोदाम में खड़े हैं ये तमाम रथ, जिनकी संख्या आप देख सकते हैं। ये गोदाम बीजेपी ने इन रथों को खड़ा करने के लिए बनाया था और इसी में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। और आपको पूरी जानकारी भी देंगे, साथ ही चर्चा भी करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जी हां, हमारे साथ मनोज पांडे कोलकाता से जुड़ गए हैं, बीजेपी से महेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्ट से सुधांशु सिंह जी जुड़ गए हैं और टीएमसी से विजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर तमाम मेहमान नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कोलकाता आपको लिए चलते हैं। मनोज पांडे वहां पर मौजूद हैं। मनोज, चुनावी तारीखों पर तो सियासत हो ही रही है, लेकिन जो कल बीजेपी का जहां रथ खड़ा हुआ था उस गोदाम में घुसकर तोड़फोड़ हुई है और सीधा आरोप टीएमसी पर है। पूरी जानकारी दें कि कल वहां हुआ क्या था। जी देखिए, जिस तरह से चुनावों के तारीखों का घोषणा हुआ है उसके बाद पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होगा और आपको बता दें कि ये वही रथ है जिसमें 2 दिन पहले जेपी नड्डा जी ने इसी रथ का उद्घाटन किया था। लखो सोनार बंगला कि सोनार बंगला को कैसे बनाया जाएगा, ये बता दें कि स्वभूमि में कादा पढ़ा एक जगह है, वहीं पे इस रथ का रखा गया था और इस रथ का पूरा बता दें कि इसमें एलईडी लगा हुआ है और इस रथ के द्वारा पश्चिम बंगाल के सभी विधानसभा चुनाव में क्षेत्रों में जाएंगे और इसी रथ के द्वारा पश्चिम बंगाल में किस तरह से सोनार बंगला बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से काम किया था उनको लेकर सारे जनता के पास जाने की तैयारियां हो रही थी। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे देर रात में बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर आरोप है कि जो टीएमसी के लोग थे यहाँ पहुंचे हैं और गाड़ियों को बड़ी नुकसान की है, गाड़ियों का शीशा तोड़े हैं और एलईडी उसमें जो लगी हुई थी जिसके द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा कहीं न कहीं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। तो साफ तौर पर देखें कि पश्चिम बंगाल की जो चुनावी हिंसा है, इनकी गतिविधियां लगातार पहले से हम देख रहे हैं और जो चुनाव का बिगुल बजा है उसके बाद भी अब शुरुआत हो चुका है। जाहिर सी बात है, देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन सब चीजों को लेकर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने चुनाव आयोग पर एक निशाना साधा है कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव आखिर क्यों। बाकी राज्यों में जिस तरह से 2 चरण 4 चरण में हो रहे हैं तो बंगाल में 8 चरण में। आपको बता दें कि जो हम लोग देखते थे सीपीएम के राज में जो 34 साल जब वाम शासक सिद्धांत थी और कहीं न कहीं तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ज्यादा चरणों के चुनावों की मांग करती थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो चुनावी रणनीति होती है क्योंकि पोलिंग बूथ में बैठने को लेकर होती है, क्योंकि जिस पार्टी के जो कार्यकर्ता है जब तक पोलिंग बूथ में नहीं बैठेंगे तब तक उनके जो वहां पे सपोर्टर है या उनके वोट देने वाले हैं वहां पे अपने मतों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 8 चरणों में यदि बंगाल में चुनाव होता है तो हिंसा की गतिविधियों पर कहीं न कहीं विराम लगेगा और जो बीजेपी के और जो विरोधी पार्टी के जो कार्यकर्ता है कहीं न कहीं पोलिंग बूथ पे आसानी से बैठ पाएंगे और जो अपने मत का प्रयोग करते हैं कहीं न कहीं लोग वहां पे आसानी से पहुंच सकेंगे। जाहिर सी बात है, इसीलिए 8 चरणों का चुनाव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शायद इसीलिए चरणों में तो हिंसा की गतिविधियों पर विराम लगेगा। जाहिर सी बात है, आप देखें कि लगातार पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की गतिविधियां हो रही है और जिस तरह से देखिए अधीर रंजन चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि हिंसा का जो होता है बंगाल में जो सीपीएम शासक में हम लोग देखते थे टीएमसी वर्सेस सीपीएम की जो लड़ाई हुआ करती थी 34 साल के वाम शासक में रेगिंग हुआ करता था, वही सेम स्थिति आपको बता दें कि अब बीजेपी वर्सेस टीएमसी को साफ तौर पर देखने को मिल रही है क्योंकि दोनों पार्टियां अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी भी हद तक देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ए बारे खेला हवे जी हारिए भूत कोरे देवो, मतलब समझ रहे हैं कि जो चुनावी होगा उसमें कहीं ना कहीं हम लोग जीतने नहीं देंगे। तो साफ तौर पे देखें कि संदेश है और वही बीजेपी की तरफ से भी पूरी तरह से प्रयास है कि अपने प्रचार प्रसार के द्वारा जनता के पास जाए और प्रधानमंत्री के किए गए कार्यों का गुणगान करे और बंगाल को सोनार बंगला किस तरह से बनाया जाए। तो जाहिर सी बात है, ये रथ वहीं पे खड़े थे, सारे रथों का टारगेट था कि बंगाल के सभी जगह जाए, चूंकि चुनावी बिगुल बच चुका है और बीजेपी पार्टी पूरी ताकत बंगाल में लगा दी है। जाहिर सी बात है, देखिए बंगाल में बीजेपी पार्टी इस बार सत्ता में आने के लिए बड़े नेता जो केंद्रीय के बड़े नेता प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह जी हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो,
ठीक के है दौरे कर मनोज, रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे, मैं लौटूंगी, चर्चा की शुरुआत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत में महेश वर्मा जी आपसे करना चाहूंगी, चुनावी तारीखों का कल ऐलान हुआ है, लेकिन सीधे ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि क्या जिस तरीके से 8 चरण में बंगाल में चुनाव कराए जा रहे हैं, क्या यह इशारा आपका था? आपके इशारे पर चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान किया है, पहले सीबीआई और अब इलेक्शन कमीशन। ममता जी की इस बौखलाहट से साफ जाहिर है कि वो कहीं ये लड़ाई अब हार चुकी है, और ये लड़ाई वो जिस तरह से जीतना चाह रही थी, जो उनकी मंशा थी, उनके मंसूबे पे जो पानी फेरने का काम चुनाव आयोग ने किया है, निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ममता जो है जनता के भरोसे ये चुनाव नहीं जीतना चाह रही। ममता बम, हथियार, अराजक तत्व, बैड एलिमेंट्स, पुलिस, इनके बलबूते पे चुनाव जीतने का जो उनका सपना था, उसके मंसूबे पे जरूर पानी फिरा है। और उससे बौखला के अगर वो इस तरह की अनाप शनाप बयान दे रही हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है, हम सबको समझना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में लड़ाई जो है वो जनता बनाम ममता की हो गई है। जनता उनको इस बात की सबक सिखाएगी कि जनता में हिटलरशाही जो है वो जनता उसी तक बर्दाश्त करती है जितना कि वो जब तक उसे समझ में नहीं आता है। जनता आज समझ चुकी है कि ममता जो है वो सिर्फ राज और रथ में तोड़फोड़ का आरोप भी आप टीएमसी पर ही लगा रहे हैं बिना सबूत के। देखिए, सबूत की कोई जरूरत ही नहीं है। आखिर में वहां पे कोई ऐसा पश्चिम बंगाल में शांति प्रिय लोग हैं, ममता के अलावा, ममता के गुंडों के अलावा, इनकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, यही वहां उत्पात मचाते हैं, यही वहां कत्लेआम करते हैं। पहले ये वामपंथी करते थे, अब ये कर रहे हैं। वही गैंग अब इधर शिफ्ट हुआ है। तो उनका एक जो काम करने का तरीका है, उससे जाहिर है कि वो एक अराजक स्थिति पैदा करके एक ऐसा भय और एक ऐसा वातावरण बना दो कि जिसमें जो है आम जनता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग ना करे और ये लोग लूटपाट करें और ये लोग डरा धमका। ठीक है, मैं टीएमसी से जवाब ले लेती हूँ। विजय उपाध्याय जी, ये सिर्फ ना आपने बीजेपी पर सवाल उठाया है, आपने इलेक्शन कमीशन पर बड़ा सवाल उठाया है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। बिल्कुल, अमित शाह जी और आदरणीय मोदी जी के निर्देश पे इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का चुनाव का घोषणा किया 8 चरण में, और एक एक जिले में 2-2 बार, 3-3 बार, एक जिले में 3 बार तोड़ के आप इलेक्शन कर रहे हैं। देखिए, एक तो महिला मुख्यमंत्री भारतवर्ष में, और उसको जो है आप लोग बाहर से आके घेर के सोच रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, तो ये तो आपका सपना रहने वाला है। यहाँ की जनता ममता बनर्जी के संग में है, और हम लोग ने जो 10 साल में काम किया है, ममता बनर्जी ने जो अपना काम किया है, उस काम के बल पे हम निश्चिंत हैं कि जनता हमारे संग है। परेशान तो आप हैं, आप चुनाव आयोग को व्यवहार कर रहे हैं, आप सीबीआई को व्यवहार कर रहे हैं, आप ईडी को व्यवहार कर रहे हैं। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 7 बार में 404 विधानसभा है, वहाँ 7 बार में हो जा रहा है। असम में 3 बार आतंकवादी गतिविधि है, वहाँ कितना माहौल खराब है, पूरा देश जानता है। आप केरल में 1 बार में कर रहे हैं, आप तमिलनाडु में 1 बार में कर रहे हैं। तो ये क्या मैसेज गया कि 8 बार में चुनाव कराना? तो हम भयभीत नहीं है, हमें कोई भय नहीं है, हम तो तैयार हैं। लेकिन विरोध जो पीएम और अमित शाह गृह मंत्री डायरेक्ट चुनाव आयोग को व्यवहार कर रहे हैं, वो हम अपनी बात सभी के बीच में हमने रखने की चेष्टा की है। और ममता बनर्जी को कभी किसी का भय नहीं है, न हमें है भय। और रात काटा पड़ा गोडाउन में, रात को आप तोड़ दीजिएगा और बोलिएगा तोड़ दिया। आपका गोडाउन, ताला चाबी आपका, सिक्योरिटी आपका, आप हमले पर आरोप लगाने। चलिए ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी महेश वर्मा जी से। और ब्रेक के बाद सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सुधांशु जी, आपके पास आते हुए, क्या आपको भी यही लग रहा है जो ममता ने कहा? दीदी कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, इसीलिए एक जिले में 3-3 बार वोटिंग होगी।
तो बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से डेट का जो अनाउंसमेंट है पहले हो जाता है ईसीआई के डेट अनाउंसमेंट से। तो जैसे आप सीबीआई हो, चाहे वो आरबीआई हो, और चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, जो भी इंस्टीट्यूशंस जो स्वायत्त तरीके से काम कर रहे थे पहले, इस लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने का उसकी साख पे बट्टा तो इस सरकार ने लगाया है, भाजपा सरकार ने लगाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो विश्वसनीयता थी पहले वो उन इंस्टीट्यूशंस की नहीं रही है, और यही कारण है कि कोई भी अपोजिशन पार्टी ऐसा कर रही है जो खुद भी हिंसा या तानाशाही रूप से अपना शासन चलाती है। लेकिन बहुत अचरज की बात है कि बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे आके बोल रहे हैं किसी दूसरी पार्टी को कि वो हिटलरशाही है, जबकि उनके ही लोग हिटलर को आदर्श मानते हैं। दूसरी बात, जब हिंसा की बात आती है तो ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में जब हिंसा हुई 1 साल हो गया, वो क्यों हुई थी हिंसा? क्योंकि नहीं, दिल्ली पर बाद में जाएंगे, बंगाल पर ही रहते हैं, ये चर्चा फिर लंबी हो जाएगी, इतना वक्त भी नहीं है। सुधांशु जी, बंगाल पर ही रहते हैं। जब हिंसा की बात होती है तो वो हिंसा जो कराता है उसकी भी बात होनी पड़ेगी, और वो बीजेपी उसमें कई ज्यादा माहिर है, कई बड़ा प्लेयर है जो कि अलग अलग देश के अलग अलग भागों में हिंसा कराने का प्रोग्राम बनाता है। और जहां तक बात रही एक रीजनल ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियनिज्म की, या एक सेंटर जो अभी केंद्र सरकार है उसके अथॉरिटेरियनिज्म की, तो उसकी लड़ाई नहीं है। ये खेल क्या कांग्रेस को समझ में आ रहा है? क्या लेफ्ट को ये समझ में आ रहा है खेल कि जब हिंसा होती है तो टीएमसी बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाती है? अभी रथ में तोड़फोड़ हुई है तो सीधे दीदी के गुंडे बता रही है बीजेपी। ये खेल आपको समझ में आ रहा है बंगाल में? क्या हिंसा से दोनों पार्टियों को फायदा है, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो बीजेपी हो, क्योंकि फायदा हुआ है। हाँ, क्योंकि वो पोलराइजेशन होता है और पोलराइजेशन पे ही बिलीव करती है, चाहे वो बीजेपी हो, क्योंकि ध्रुवीकरण जितना होगा ये उनका मानना है उतना ही उनको फायदा होगा। और इस ध्रुवीकरण में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो लोगों की बात है, जो लोगों के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाते हैं। और लोगों के मुद्दे क्या है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, क्या उस पर बात हो रही है? लेकिन अभी आज वो बात करेगी जब बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगी कि वो हिंसा कर रही है या वो तानाशाही कर रही है। चलिए, आप कह रहे हैं कि हिंसा को इसीलिए अंजाम दिया जा रहा है, दोनों पार्टियां इसीलिए दे रही हैं ताकि वो इसमें फायदा चाहती हैं, हिंसा में आप फायदा ढूंढ रहे हैं दोनों पार्टियों के लिए। मैं लौटूंगी महेश जी, जो बड़े सवाल यहां पर उठा रहे हैं विजय उपाध्याय जी, आपने सुना उनको ध्यान से कि ईडी का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का आप कर रहे हैं, पुलिस का आप कर रहे हैं, और आपने इलेक्शन कमीशन को भी नहीं छोड़ा, उसी लाइन में खड़ा कर दिया लाकर। आप कहते हैं कि दीदी के गुंडे, दीदी कहती है कि बीजेपी है गुंडेबाज, दीदी कह रही है कि गुंडागर्दी बीजेपी करा रही है, धंधेबाज है बीजेपी, गुंडागर्दी करा रही है। देखिए, अगर ममता जी के साथ अगर जनता होती तो चुनाव 8 फेज में हो या 2 फेज में हो, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाता है। नहीं, एक जिले में 3-3 बार वोटिंग, इसका क्या मतलब है? नहीं, एक जिले में 3-3 बार वोटिंग का मतलब नहीं है ना। एक जिले में 3 फेज में मतदान होगा। इसमें अगर आपके साथ जनता है तो आपको डरने की क्या बात है? डरता तो वो है ना, इस तरह का सवाल वो व्यक्ति उठाता है जिसको अपनी हार की डर हो। हम तो नहीं कह रहे हैं कुछ, कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है इस चीज को लेकर संजीदा नहीं है जितनी वो हो रही हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे में ममता जी की जो ये बौखलाहट है, ये निश्चित रूप से उनकी हार की बौखलाहट है। उनकी जो मंसूबे थे, मैंने शुरू में आपसे कहा कि भाई देखिए, इनका जो वहां जीत का भी आधार इन्होंने बनाया। इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ विजय जी, क्या ये बौखलाहट है? क्या ये बौखलाहट है? इसीलिए दीदी कहती हैं बीजेपी को दंगाबाज, धंधाबाज, और अब उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं छोड़ा। तो क्या ये बौखलाहट है टीएमसी की? रथ में तोड़फोड़ की गई है, घुसकर गोदाम में। मोदी जी की, भाजपा की, अमित शाह जी की, कि वो रणनीति बना के कैसे बंगाल को दखल करने के लिए एक जिला में 3 बार और कहीं हुआ है देश में। भारत से एकदम अलग बंगाल है क्या? हम अपनी बात रखने लगे, हम निश्चिंत है। 10 फेज का 20 फेज होने में भी हमें कोई वो नहीं है, हम कहीं भयभीत नहीं है। लेकिन देश के सामने तो बात रखनी होगी, देश को तो बताना होगा। इनको पेट्रोल की चिंता नहीं, इनको डीजल की चिंता नहीं, गैस के दाम बढ़ गए, डबल हो गए, उसकी चिंता नहीं, सोनार बंगला बनाएंगे। अरे यूपी सोनार हुआ, असम सोनार हुआ, आपका त्रिपुरा सोना का हो गया क्या? कि मध्य प्रदेश आपने सोना का कर दिया? सोने की चिड़िया भारतवर्ष कहलाती थी, आज भारत क्या सोने की चिड़िया है? भाजपा वाले जवाब देंगे,
मोदी जी दीजिए, जवाब देंगे, जवाब दीजिए अमित महेश शाह वर्मा जी जी, जवाब देंगे। जवाब दीजिए। नहीं, हमने तो कभी इस तरह के दावे नहीं किए कि सोने की चिड़िया हम बनाने जा रहे हैं। ये तो जबरदस्ती, ये सब चीजें तो आप जन जंगल मोदी जी मानुस गलत बोल रहे हैं, और अमित शाह जी गलत बोल रहे हैं, नड्डा जी जगत गलत बोल रहे हैं, सोनार बंगला बनाएंगे। देखिए, नहीं, सोनार बंगला जो है निश्चित रूप से बनाना चाहिए। हमें इस बात की खुशी होगी कि अगर बंगाल जो है सोने की चिड़िया हो जाए। इस देश में किसको खुशी नहीं मध्य होगी प्रदेश कि को हमारे सोनार देश क्यों का नहीं एक बना हिस्सा। पाए, उत्तर प्रदेश को सोनार क्यों नहीं बना पाए, अन्य जहां प्रदेशों में आपकी सरकार है उसको सोनार क्यों नहीं बना पाई, ये सवाल है उनका। जी बिल्कुल, अगर इनको वो दिखाई नहीं दे रहा है, इनके अपने चश्मे में अगर अराजक चीज है, हत्याएं हैं, मासूम लोगों की आप हत्या बता करना दीजिए, है, तो आपको इसको दिखाई दे रहा सोना फांसी का पे बंगला, बताइए भाई, या तो ये इनसे बुलवा लीजिए या मेरे से बुलवा लीजिए। मेरा तो सिर्फ ये है, मैं इनके बीच में बोल नहीं रहा हूँ, ये लगातार मुझे टोक रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। उपाध्याय जी, मतलब हम लोग ठीक है अपनी हाँ, अपनी बोलिए। बात को रख रहे हैं। तो मेरा सिर्फ बिल्कुल, ये बिल्कुल। कहना है कि भाई आप जो है ममता जी की बौखलाहट जो है वो इस बात से कहीं जोड़ा नहीं जा सकता है कि हम मध्य प्रदेश में क्या करें। अगर मध्य प्रदेश में गलत करेंगे वहां जनता हमें सत्ता से बाहर कर देगी, उत्तर प्रदेश में शासन अच्छा नहीं देंगे तो बाहर कर देगी, लेकिन ऐसा वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज लोकल बॉडीज के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं, बाई इलेक्शन में हमने सारी सीटें जीती हैं। तो आपको ये सब चीजें दिखनी चाहिए। पहले आप आरोप और आलोचना करने से पहले नहीं, इस बात दीदी को ये कह सोचें। रही हैं महेश वर्मा जी कि आप खेल रहे हैं तो हम भी खेलेंगे। पिछली बार 6 चरण में चुनाव, इस बार 8 में, और एक जिले में 3 बार होगी वोटिंग। मेरा कहना है कि वहां लड़ाई भाजपा से नहीं है, दीदी की लड़ाई वहां की जनता से। वो जनता के ऊपर जिस तरह से अत्याचार, अन्याय, जिस तरह से वो बम, गोले, हथियार बना के और रखी हुई थी, आज उसको कहीं वो इस्तेमाल करती चुनाव के दौरान, उनके उस मंसूबे पे कहीं पानी फिरा है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए कि एक फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था वहां देने की कोशिश करी है। चूंकि हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस उसी हिसाब से मूव करेंगे और पैरामिलिट्री फोर्सेस की निगरानी में ये चुनाव हो तो ये कहीं नहीं टिकेंगी। इसीलिए उनका ये मानना है कि विजय उपाध्याय जी, ये जो एक शब्द है ना, इस पर सबसे ज्यादा जो गूंज रहा है कि दीदी के गुंडे, भाजपा के गुंडे, क्या ऐसे इलेक्शन जीता जाएगा? विकास की बात दोनों पार्टियां क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? दीदी ने इतना काम बंगाल के लिए किया है, उनको काउंट क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, दीदी ने, अब एक तो देखिए छोटी सी बात इनको मैं महेश जी को बता दूं, आयुष्मान भारत और ममता बनर्जी का स्वास्थ्य साथी। आयुष्मान भारत इन्होंने दिया कितने लोगों को, और सिर्फ 50 करोड़ की बात ये कर रहे हैं, जिनका इनकम टैक्स फाइल है वो आयुष्मान भारत नहीं पा रहा। और बंगाल में दीदी ने, ममता दीदी ने 10 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य साथी दे दिया। नहीं देखा कि बंगला किसका है, कौन फुटपाथ पे रहता है, कौन रिक्शा चला रहा है। समाजवाद, इसकी बात ही कहाँ हो रही है? समाज। इस बार आपने सुना ध्यान से, किसकी बात ही कहाँ हो रही है? मंच पर खड़े होकर एक दूसरे को ललकारा जा रहा है। अब कल ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, ममता बनर्जी विरोध दर्ज कराती हैं और बीजेपी के जो चुनावी रथ है उनमें तोड़फोड़ हो जाती है, गोदाम में घुसकर शीशे तोड़े जाते हैं, लूटपाट की जाती है। बिल्कुल आपने सुना महेश जी को साफ तौर पर आप पर आरोप लगा रहे हैं कि दीदी की बौखलाहट है। कोई बौखलाहट नहीं है, हम तो एकदम निश्चिंत हैं, ग्राउंड बन के तैयार है। अब क्या है कि खिलाड़ी घोषित होंगे, खेला शुरू होगा। खेला में उपाध्याय जी, जो जीतेगा, जनता बनाम जिसको ममता पसंद की लड़ाई करेगी है, वो हम मुख्यमंत्री तो बनेगा। बीजेपी जनता के साथ है। बीजेपी जनता के संग है, वो तो इलेक्शन होगा 2 मई को पता चल जाएगा, सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी बाहर से आए हुए लोगों के संग है, हम बंगाल की जनता की बंगाल लड़ाई की लड़ रहे दीदी हैं। के संग है। नहीं, हम आप उपाध्याय जी वहां पे उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जो अपना एक छत्र राज कर रहे हैं, जो सारे अवैध धंधों का सरताज बने हुए हैं। हम उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके ऊपर आपकी नजर में ये जो अन्याय और अत्याचार जो मजलूमों पे कर रहे हैं, जिनको आपने 15 लाख आया नहीं, 2 करोड़ को नौकरी मिला नहीं,
पेट्रोल का दाम बढ़ा, डीजल नहीं का दाम महेश जी, बढ़ा, आपने देखा कि गैस पिछले विधानसभा दुगना हो गया। चुनाव में 3 सीटें आपने जीती, उधर आपके यूपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि 200 के पार, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा सब कुछ? मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सुधांशु जी, जनता किसकी तरफ आपको दिखाई दे रही है, बीजेपी की तरफ या टीएमसी की तरफ? जी, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं जो कि मैं बताऊं, लेकिन जहां तक जनता की बात आती है तो जनता के मुद्दे, चाहे बीजेपी ने हिंसा की है, टीएमसी ने हिंसा की है, वो मुद्दा नहीं है। उनको अपना जो इंटरेस्ट है वो आगे रखने का एक अधिकार होना चाहिए। जो उनके मुद्दे हैं वो बोलने चाहिए और वही रैलियों में, आपने ये भी नहीं कहा कि हमारी तरफ, आपको ये भी नहीं मालूम अभी तक, चलिए टीएमसी की तरफ नहीं, बीजेपी की तरफ नहीं, आपने ये भी नहीं कहा कि लेफ्ट की तरफ। नहीं, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट भी एक फोर्स है और अपोजिशन में है, वो अपोजिशन पार्टी है और सारे अपोजिशन पार्टी का एक ही यहाँ पर दायित्व और जिम्मेदारी बनता है कि बीजेपी जैसी जो तानाशाही, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखती है, उस पार्टी को हर तरीके से हराया जा सके और जनता के बीच में ये मैसेज ले जाया जा सके कि जो बीजेपी आज काम कर रही है वो सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, वो देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। कि अगर ऐसा ही डिस्कोर्स स्थापित होगा जहां पर ये सवाल उठेगा कि किसने किसको मारा या फिर किसने किसके ऊपर हिंसा की, जबकि जो मुख्य बिंदु हैं, जो मुद्दे हैं, चाहे वो बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, वहां की जो मुख्य बिंदु है वो जनता की बात करना है, वो जनता के मुद्दों को आगे रखना है और उसी पर चुनाव प्रचार होना चाहिए। बिल्कुल सुधांशु जी, इस बार अगर आप बिल्कुल निश्चिंत होते, पता होता तो कहते कि लेफ्ट की तरफ है जनता, इस बार ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट कमजोर है, टीएमसी और बीजेपी को खेलने का पूरा मौका दे दिया गया है। ये जनता का डिसीजन है। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, मुझे चर्चा को यही विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखिए, चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही अब बंगाल में जो तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है वो आपके सामने है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।